वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, उसको स्टार्ट कराने जा रहा हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें बिजनेस लॉज का चैप्टर नंबर 1, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, और उसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रोडक्शन और उसके एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जी। और साथ में उसके इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। राइट है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको सीए फाउंडेशन का सारा कोर्स करवाऊंगा और आप रिविजन भी मेरे साथ ही कर लेना। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्सेंटाइल और कमर्शियल लॉज। ठीक है जी। इट रिलेट्स टू द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। पहली बात यह है कि ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है? जो व्यापार करने से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। इट रिलेट्स टू द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और ये सारे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, सारे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, हर स्टेट में एप्लीकेबल होता है। द एक्ट मोस्टली डील्स विद द जर्नल प्रिंसिपल्स एंड रूल गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्ट डील किसे करता है? जनरल प्रिंसिपल्स और रूल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करते हैं, और इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। सेक्शन 1 to 75 डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 2 मतलब दूसरा पार्ट जो बनता है सेक्शन 124 से 238 तक क्या बनता है? सर्टन स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ये हम एक एक करके आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो राइट गाइज, आगे बात करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि बिजनेस में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, बिजनेस का कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं, इन्यूरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज को एंटर करने पड़ते हैं एक दूसरे के साथ डीलिंग करने के लिए इन द यूजुअल कोर्स ऑफ कैरिंग देयर बिजनेस। सो कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। और सो कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही यूजुअल मेथड हो गया डिफाइन करने का कि एक व्यक्ति की क्या राइट्स और क्या लाइबिलिटीज होंगी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 इसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें 2 इसेंशियल एलिमेंट्स है। पहला है कि ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा इट्स इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये इनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए लॉ के में, इसमें इन्फोर्स किया जा सकता है, लॉ में एप्लीकेबल हो सकता है, लीगल होना चाहिए मतलब। तो एग्रीमेंट क्या है? सेक्शन 2E सेज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। To have an insight of the definition of an agreement, we need to understand promise. तो इसके लिए हमें प्रॉमिस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होंगे, पूरक होंगे। टू हैव एन इनसाइट इनटू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉमिस। इसके लिए हमें सबसे पहले फिर प्रॉमिस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेक्शन 2B क्या कहता है प्रॉमिस के बारे में? वो डिफाइन करता है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, अपनी मंजूरी देता है उस प्रपोजल को, देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो वो प्रपोजल क्या हो जाता है? एक्सेप्ट हो जाता है। सो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, और जब प्रपोजल एक एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो एक प्रॉमिस बन जाता है। The following point emerges from the above definition. इससे क्या सामने आता है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent, अपनी मंजूरी देता है, the proposal become accepted, proposal accept हो जाता है, accepted proposal becomes promise, और accepted proposal क्या बन जाता है? एक promise बन जाता है। Thus we can say that agreement किसके बराबर आ गया? ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्लस उसकी एक्सेप्टेंस, राइट हो। उसके बाद इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ,
An agreement to become a contract must give rise to the legal obligation, which means a duly enforceable by law. Thus, from the above definition, it can be concluded that contract is equal to accepted proposal and agreement plus enforceability by law. राइट गाइस, चलो अब हम आगे बात करते हैं इसके डिफरेंस क्या होता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का. सो बेसिस ऑफ डिफरेंस एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग every promise and every set of promises forming the consideration for each other. मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस लीगल इनफोर्सेबिलिटी. और इसका स्कोप क्या है? इट इज वाइडर टर्म एंड इट इज ए नैरो टर्म. कॉन्ट्रैक्ट नैरो टर्म होगी और एग्रीमेंट क्या हो गया? वाइडर टर्म. बिकॉज एग्रीमेंट में लीगल और सोशल एग्रीमेंट दोनों आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लीगल ही आएंगे, लीगल ही ओनली आएंगे. ओके जी. और तीसरा लीगल ऑब्लिगेशन. इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. इसमें लीगल ऑब्लिगेशन बन सकती है लेकिन कंपल्सरी नहीं है, बट नेसेसरली क्रिएट एन लीगल ऑब्लिगेशन. नेचर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स. ठीक है जी, समझ लगी मेरी बात? चलो उसके बाद हम क्या करेंगे फिफ्थ. तो फिफ्थ में क्या है? इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट as given by section 10 of the Indian Contract Act 1872, not given by section 10 but are not considered essentials. कुछ ये हैं जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपल्सरी एक तरह से कह सकते हैं कि सेक्शन 10 ने दिए हुए हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और कुछ सेक्शन 10 में नहीं दिए लेकिन वो ज़रूरी हैं. उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता. राइट गाइज. तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली क्या है. पहला कि एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. ठीक है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता हो, वॉइड ना हो सकता हो. ठीक है. और इधर क्या है? नॉट गिवन बाय सेक्शन 10. पहला टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. ये 5 वो हैं जो सेक्शन 10 के अंडर नहीं दिए हुए और ये 6 वो हैं जो सेक्शन 10 के अंडर दिए हुए हैं. तो अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं. इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void. So सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं अगर वो फ्री कंसेंट हो, मतलब बिना किसी दबाव के वो अपनी मंजूरी दे रही हैं पार्टीज, और जो कि कॉम्पिटेंट है, काबिल हैं, योग्य हैं, एबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ के अनुरूप. ठीक है. और एक लॉफुल कंसिडरेशन के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब कि जो एक्सचेंज होगा उनके बिटवीन जिस भी टर्म्स का या जिस भी कंसिडरेशन का, वो लीगल होनी चाहिए. एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, उद्देश्य, पर्पस लॉफुल होना चाहिए. एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. राइट हो. तो सिंस सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, सो देयर आर सर्टन अदर सेक्शंस which also contains requirement for an agreement to be enforceable. Thus, in order to create a valid contract, तो ठीक है, thus in order to create a valid contract which are also mentioned above, तो इसमें क्या है? पहली बात, टू पार्टीज होने चाहिए. वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ. एक व्यक्ति अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट टू पार्टीज. वन इज मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी इज एक्सेप्टिंग इट. So a contract may be made by natural persons and by the persons having legal existence. For example, companies और firms भी contract कर सकती हैं अपनी common seal के द्वारा. So it is necessary to remember that identity of the parties be ascertainable. मतलब उनकी आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए कि वो कौन है. इनविजिबल नहीं होने चाहिए, ना ही कंपनी ना ही पर्सन. राइट हो. चले सेकंड की बात करें. Parties must intend to create legal obligation. There must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. Social, domestic type of agreements are not enforceable in the court of law.
एंड हेंस दे डोंट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेंगे। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर फॉर्मेलिटीज टू बी completed compiled with in certain cases. A contract may be written or spoken. और कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, रिटन या स्पोकन होना चाहिए, ये फुलफिल करनी चाहिए आपको ये रिक्वायरमेंट भी। एज ए लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्ट्रैक्ट और बाय वर्ड और माउथ। वर्ड ऑफ माउथ से मतलब मुंह जुबानी भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो या रिटर्न भी कर सकते हो, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। In case of certain contracts, some other formalities have to be compiled with to make an agreement legally enforceable. ठीक है जी। एंड चौथा पॉइंट क्या है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं कि हवा में बात नहीं होनी चाहिए और अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, कोई सर्टेन बात होनी चाहिए, डेफिनेट टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। और फिफ्थ क्या है इसका, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। वो चांद तारे तोड़ने वाला एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स, और वो इन्फोर्स नहीं हो सकता जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। राइट गाइस, चलिए तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके जो सेक्शन 10 के जो इसेंशियल्स हैं। वो सबसे पहला क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। गाइस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, ठीक है, ऑफ एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रॉमिस एक एग्रीमेंट ही होता है। A proposal when accepted becomes a promise. An agreement is an outcome of an offer and acceptance. ठीक है जी। और उसके बाद फ्री कंसेंट। सो फ्री कंसेंट क्या है, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब दोनों एक ही चीज को एक ही सेंस में समझ रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, फ्री कंसेंट। दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स विद कंसेंसस एंड idiom. Further, such a contract must be consent must be free. को जो भी उसकी मंजूरी देनी है वो फ्री होनी चाहिए, मतलब किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। Consent would considered as free consent if it is not caused by coercion. दबाव नहीं होना चाहिए, प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या इवन गलती तक नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से भी कंसेंट दे दिया है, ढंग से नहीं बात सुनी या नहीं वो पढ़ पाया, तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज। सो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन इज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज इन द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। बी, ही इज ऑफ साउंड माइंड। सी, इज नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो कैपेसिटी मतलब सबसे पहले उसकी मेजॉरिटी एज होनी चाहिए, मतलब मोर देन 18 ईयर्स होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, और किसी और कॉन्ट्रैक्ट द्वारा या किसी और लॉ में किसी और जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया हो उसमें वो सब्जेक्ट होना चाहिए, वो जिसमें वो मेन पर्सन हो वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए ड्यू ऑन एनी ग्राउंड। ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करेंगे कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। A valuable consideration in sense of law may consist either in some right, interest, profit, benefit accruing to one party or some forbearance, determinant, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other. ठीक है जी। कंसिडरेशन कुछ होना चाहिए, कुछ प्रॉमिस पूरा करने के लिए उसको कुछ पैसा, इंटरेस्ट या प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ जायदाद में हिस्सा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एक तरफा किसी को जब एक चीज मिल रही है उसको कंसिडरेशन कुछ नहीं मिली, वो कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, not expressly declared to be void, and the agreement entered into must not
be which the law declares to be either illegal or void. An illegal agreement is an agreement expressly or implicitly prohibited by law. So a void agreement is one without any legal effect, जिसका कोई legal effect नहीं है वो void ही माना जाएगा. So not expressly declared to be void का मतलब है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो void नहीं होना चाहिए, वो एग्रीमेंट जो हमने एंटर्ड किया है वो void नहीं होना चाहिए, वो लीगली एक्सेप्टेबल और एप्लीकेबल होना चाहिए. तो गाइज यहां तक का टॉपिक अब अभी आप इतना ही करो, ठीक है. इससे आप अपने नोट्स बना लीजिए. नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगली वीडियो में करेंगे. ओके जी, डन. गुड लक.